दीदी, मेरी पत्नी इस घर की नौकरानी नहीं बनेगी। सोनू, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुमको आवाज़ लगा रही हूँ। सुधा ने लगभग चिल्लाकर सोनू को आवाज़ लगाते हुए कहा। जी दीदी, मैं ज़रा काम से बाहर गया था। बताइए, क्या काम है? सोनू ने शालीनता के साथ कहा। ये लो सामान की लिस्ट और फटाफट बाज़ार जाकर सारा सामान ले आओ और दुकानदार से एक एक चीज़ का हिसाब बहुत कायदे से लिखवा लेना, क्योंकि वापस आकर तुमको मुझे सारे सामान का पूरा पूरा हिसाब देना है। क्योंकि तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि मुझको एक भी पैसे का हेर फेर बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए थोड़ा होशियारी से। सुधा ये सारी बातें एक ही रो में बोलती चली गई। उसने ये बात भी सोचने की जहमत नहीं उठाई कि वहीं पर सोनू की नवविवाहिता पत्नी सीमा भी बैठी हुई है। लेकिन सोनू को आज पहली बार बड़ी बहन का इस तरह से हिदायत देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या सोचेगी आखिर सीमा मेरे बारे में, कि क्या मैं पैसे का कोई हेर फेर करता हूँ या फिर कोई काम कायदे से नहीं करता। दीदी ये भी नहीं सोचती कि अब मैं कुंवारा नहीं बल्कि शादीशुदा हूँ। इतना सोचते ही सोनू की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। लेकिन सोनू ने बड़ी सफाई से अपने उन आंसुओं को धीरे से शर्ट की आस्तीन से फटाफट पोंछ लिया कि कहीं सीमा उसे इस तरह से दुखी ना देख ले, और झट से सामान की लिस्ट और झोला लेकर बाहर निकल गया। लगभग 14-15 साल का रहा होगा सोनू, जब एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा एक साथ चल बसे और उसके सिर से मम्मी पापा का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। बस सरपरस्ती के लिए सिर पर ब्याही बड़ी बहन सुधा का ही हाथ था। वो सुधा जो उससे लगभग 6 से 7 साल बड़ी थी, और उस समय तक उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी भी कर दी थी। और जिस समय सोनू के मम्मी पापा ने इस दुनिया से विदाई ली, उस समय तक तो सोनू ने सिर्फ हाई स्कूल ही पास किया था और उम्र के हिसाब से बहुत ही भोला भाला, ज़्यादा चतुराई चालाकी उसको वैसे भी आती ही नहीं थी। जैसा जैसा बड़ी बहन उस समय कहती गई, वैसा ही वैसा सोनू चुपचाप करता चला गया, क्योंकि माँ बाप का साया एक साथ सिर से उठ जाने के कारण सोनू बहुत ही ज़्यादा दुखी था। सुधा ने उसके पुश्तैनी घर को किराए पर उठा दिया और सोनू को अपने साथ लेकर अपने शहर में चली आई। घर का किराया भी वो अपने ही हाथों में रखने लगी। सुधा के पति शैलेश का अपना गल्ले का व्यापार था। पहले तो कुछ दिनों तक सुधा ने सोनू के साथ बहुत सहानुभूति जताई, लेकिन धीरे धीरे बहला फुसलाकर सोनू की पढ़ाई छुड़वा दी। बड़ी मुश्किल से सिर्फ इंटरमीडिएट ही पास करने दिया और उसको अपने पति के साथ व्यापार में ही लगा लिया, क्योंकि व्यापार में सहयोग के लिए शैलेश को एक ईमानदार और मेहनती आदमी की बहुत ज़रूरत थी। तो उन लोगों को भला सोनू से ज़्यादा ईमानदार और मेहनती कौन मिलता? समय पंख फैलाकर बीतने लगा। अब तो उन लोगों को मुफ्त का इतना ईमानदार नौकर ही जैसे मिल गया। घर का राशन, पानी लाना, सिलेंडर भरवाना या फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाना, व्यापार के लिए बैंक दौड़ दौड़ कर जाना, सारे ही काम सोनू के जिम्मे आ गए। और साथ ही साथ दुकान पर भी पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी बड़ी खुशी खुशी करता रहता। लेकिन सोनू जब भी घर से रुपए लेकर सामान लेने के लिए बाजार जाता, सुधा रुपए पैसों के लेन देन के बारे में हिदायत जरूर दे देती कि कहीं सोनू कुछ रुपए चुरा ना ले।
सोनू वैसे तो मस्त मौला, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था इन बातों से, लेकिन कभी कभी खुद को अपमानित भी महसूस करता कि बताओ, मैं जी जान से सारा काम करता हूँ, एक पैसा कभी भी इधर उधर नहीं करता, लेकिन दीदी अपनी बातों से मुझको एक बार चेतावनी जरूर दे देती है। उसको घर में रूखा सूखा और बचा कुचा जो भी खाना मिल जाता, चुपचाप बिना कोई शिकायत किए खा लेता और दीदी जीजा जी को अपने भगवान समान मानता कि अगर दीदी जीजा हमको आश्रय ना देते तो आखिर हमारा क्या होता, क्योंकि चतुर चालाक तो वो बिल्कुल था ही नहीं। शैलेश, मैं सोच रही हूँ ना कि सोनू की शादी कर देती हूँ। एक दिन सुधा ने शैलेश के आगे प्रस्ताव रखा। सुधा, पागल हो गई हो क्या तुम? अगर सोनू की पत्नी समझदार और तेज तर्रार आ गई तो वो सोनू को तुरंत यहाँ से लेकर फुर्र हो जाएगी और हम लोग हाथ मलते ही रह जाएंगे। फिर हम लोगों को इतना अच्छा मुफ्त में काम करने वाला नौकर कहाँ मिलेगा जो सिर्फ 2 समय के खाने के बदले में इतना ज़्यादा काम कर सके। शैलेश ने सुधा को समझाते हुए कहा, आप भी ना कुछ समझते ही नहीं हैं। मैं सोनू की पत्नी बहुत गरीब और सीधे साधे परिवार से लाऊंगी जो ज़्यादा कुछ बोल ही ना सके, और फिर तुमको तो पता ही है कि घर का काम भी अब मुझसे नहीं होता है, तो घर के काम मुझसे करवाऊंगी और सोनू तो तुम्हारे साथ जुटा ही रहता है। जब इसकी पत्नी आ जाएगी तो झाड़ू पोछा और बर्तन वाली को भी धीरे धीरे से हटा दूंगी, तो उसके भी पैसे बचेंगे सो अलग। सुधा ने इतने धीमे में से फुसफुसाते हुए कहा कि कोई उसकी बात को सुन न ले, क्योंकि ये बात तो वो भी जानती थी कि दीवारों के भी कान होते हैं। खैर, सुधा ने एक गरीब और सीधे साधे परिवार की सीधी सादी लड़की सीमा को देखकर सोनू की शादी कर दी। सीमा को पाकर सोनू की तो जैसी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि सीमा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जिस सोनू को ठंडा और बचा खुचा खाना मिलता था, अब उसको ताज़ा और गर्म खाना मिलने लग गया। जहाँ सोनू ठंडी और बासी थर्मस में रखी चाय पीने को पाता था, वही अब उसको गर्मा गर्म ताज़ी चाय मिलने लगी। जहाँ वो अक्सर मैले कुचले कपड़े पहन ही नज़र आता था, वहीं अब वो साफ सुथरे कपड़े पहनने नज़र आने लगा। सोनू यही सोच सोच कर बहुत खुश होता कि चलो, मम्मी पापा के जाने के बाद कोई तो मुझको प्यार करने वाला आ गया। लेकिन ये सब सुधा को फूटी आँख ना सुहाता और वो सीमा के ऊपर गुस्सा हो उठती। सीमा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। ऐसा है कि ये बार बार रोटी सेकने और बार बार चाय बनाने में गैस का बहुत खर्चा हो जाता है। एक बार में ही सब बनाकर रख दो, जिसको जब मौका मिलेगा तब वो खा पी लेगा। हमारे यहाँ हर समय गैस जलाने का रिवाज नहीं है। सुधा बहुत ज़्यादा उस समय चिनकते हुए सीमा से बोली, जब वो सोनू को गर्मा गर्म रोटियां खिला रही थी। लेकिन दीदी, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं ताज़ा खाना और ताज़ी चाय बनाकर दूंगी तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से खा पी सकेंगे। सीमा बहुत नम्रतापूर्वक बोली। अभी कल ही डोली से उतरी हो और आज हमको ही 3-5 सिखा रही हो, जैसे मुझको कोई समझ ही नहीं है। जितना कहती हूँ मैं तुमसे उतना ही करो। ये तो हमारा एहसान मानो जो हम उसको अपने साथ ले आए, वरना उसको कौन रखता, कौन खिलाता पिलाता, पड़ा होता किसी कोने में।
सुधा इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो ये सब अपने सगे छोटे भाई के लिए बोल रही है। सीमा की आंखों में भी नमी सी आ गई। खैर, उस समय सोनू भी एक ही रोटी खाकर उठ गया और खाना तो सीमा के मुंह में भी नहीं चला। इसी तरह से तिरस्कृत होते हुए दोनों पति पत्नी रह रहे थे। जो बातें पहले सोनू बेफिक्र होकर सुन लेता था, अब कहीं न कहीं वो बातें दिल में दर्द देने लगी, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ अपना ही अपमान सहन कर रहा था और अब पत्नी के भी अपमान का घूंट पीना पड़ रहा था। देखो ना, मैं तुमसे कहती थी कि सोनू की पत्नी भी हमारे घर बिल्कुल नौकरानी बनकर ही रहेगी। वही हो रहा है। मैं तो बिल्कुल ठाठ से रहती हूँ, ना किसी बात की जिम्मेदारी, ना ही कोई टेंशन। तुम बेकार में ही डर रहे थे। अब तो मैं जिंदगी भर सेठानी बनकर रहूँगी और तुम सेठ बनकर, और ये दोनों पति पत्नी हम लोगों के नौकर नौकरानी बनकर। सुधा ने बड़ी बेशर्मी के साथ शैलेश से कहा। स्वार्थ के कारण वो ये भी भूल गई कि सोनू उसका छोटा भाई है और सीमा उसकी छोटी भाभी। सुधा बिल्कुल सही सोच रही थी। तुम वैसे तो बनिया मैं हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज़्यादा होशियार निकली। शैलेश भी बेशर्मी की हंसी हंसते हुए बोला। इत्तेफाक से उस समय सोनू किसी काम के लेन देन के हिसाब के लिए शैलेश के कागज़ पर हस्ताक्षर करवाने के लिए आया था और उसने जैसे ही सुधा के मुंह से अपना और सीमा दोनों का नाम सुना तो वही दरवाजे पर ठिठक गया कि ज़रूर ये लोग हम दोनों की प्रशंसा कर रहे होंगे कि हम लोग कितनी अच्छी तरह से इन लोगों का साथ निभा रहे हैं। लेकिन ये क्या, ये लोग तो हम दोनों को नौकर नौकरानी बनाने पर तुले हुए हैं। हे भगवान, मेरी बड़ी बहन होकर भी इतनी बड़ी जालसाजी हम लोगों के साथ कर रही है। और इससे आगे वो कुछ भी नहीं सुन सका। तुरंत उल्टे पांव वापस चला गया। इधर जैसे ही पर्दा सरसराया, सुधा बाहर की ओर लपकी और उसने सोनू को अपने कमरे में जाते हुए देख लिया। और तभी उसने ये भी देखा कि सोनू सीमा का हाथ पकड़कर उसके कमरे की ओर आ रहा था। और जैसे ही उसको सुधा दिखाई पड़ी, वैसे ही बोला, दीदी, मैं तो अज्ञानतावश आपका नौकर ही बन चुका था, लेकिन अब मेरी पत्नी आपके घर की नौकरानी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आज और अभी हम दोनों इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अब हम दोनों को आप दोनों का कोई भी एहसान नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कल को हमारे बच्चे हों और वो भी इस घर में तिरस्कृत भरी जिंदगी सहें। वैसे तो शायद मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता था, लेकिन आज आपकी हर बात को याद करके मुझको महसूस हो रहा है कि आपने हमेशा हमारे साथ नौकरों जैसा ही व्यवहार किया है। दीदी, बड़ी बहन तो माँ के समान होती है, फिर आपने कैसे अपने छोटे भाई के साथ अनर्थ किया। आप स्वार्थ में इतना गिर गए कि अपने भाई और भाभी को ही नौकर नौकरानी बनाने की सोच डाला। धिक्कार है आपकी सोच पर दीदी। अब हम लोग एक पल भी इस घर में नहीं रहेंगे। हमारा घर तो हमारे पास ही है और हम दोनों मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि जिससे हम लोग पूरी तरह से स्वाभिमान की ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। ये सब कहते कहते
जैसे सोनू का शरीर थरथराने सा लगा। और उधर तब तक शैलेश भी सोनू की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया था। तुम होश में तो हो ना सोनू? एक तो हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया और तुम बदले में हम लोगों को आंखें दिखा रहे हो। शैलेश रिश्तों की मर्यादा भूलकर चिल्लाते हुए बोला। जीजाजी, ये तो आप भी खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोगों ने एहसान किया था या एहसान फरामोशी, लेकिन अब मेरी आंखों के आगे पड़ा पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हट गया है। सोनू रोते हुए बोला। अरे सोनू, तुम शायद गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग आराम से इस घर में रहो। तुम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सुधा शब्दों में मिठास घोलते हुए बोली, क्योंकि अब तो बाजी पलट गई थी। एक साथ घर और दुकान को संभालने वाले चले जा रहे थे। नहीं दीदी, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा के लिए हट गया। आपको अपनी बहन कहते हुए भी लाज आ रही है। और सोनू सीमा का हाथ पकड़कर घर के बाहर निकल गया। सुधा और शैलेश उन दोनों को जाते हुए चुपचाप देखते रहे, क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आशा है आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको